नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का सब्जेक्ट टीपी एक्ट है और उसका टॉपिक है अनयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम, जो कि सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है। तो एक ऐसा दावा जिसका फायदा हासिल करने के लिए हम सिविल अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं, यानी एक ऐसी धनराशि, एक ऐसा अमाउंट जिसको पाने के लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। तो पढ़ने से साफ पता चलता है कि हम कोई ऐसी चीज है, जो एक ऐसी रकम है जो हमने किसी को दी है और उसको पाने के लिए हम कार्यवाही कर सकते हैं। और ये जो हमारा दावा करना होता है, ये हमारा अनयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। तो अब जो बुक और बेयर एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलें, तो कोई ऐसा ऋण जो अप्रतिभूत ऋण है या फिर चल संपत्ति पर आपका कोई लाभप्रद हित होना चाहिए। अब अनसिक्योर्ड डेप्थ क्या होता है ये भी समझना चाहिए। दो तरीके के डेप्थ होते हैं। एक सिक्योर डेप्थ होता है यानी प्रतिभूत ऋण, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डेप्थ। तो यहाँ पर हमारा जो एक्शनेबल क्लेम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो एक अनसिक्योर्ड डेप्थ है, यानी कि जब हम किसी को कुछ पैसा देते हैं और बदले में हम उससे कुछ लेते नहीं हैं, तो ये अनसिक्योर हो गया। हमने कोई प्रतिभूति कुछ नहीं लिया उससे, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लिया ही नहीं, उसको यूं ही दे दिया। तो यहाँ पर वो ऋण जो है, जो कर्ज मैंने दिया है, वो अप्रतिभूत ऋण की कैटेगरी में यानी श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को कुछ लेके देते हैं, मतलब बदले में हम कुछ लेते हैं तब उसको कोई रकम देते हैं, तो वो हो जाता है सिक्योर डेप्थ। प्रतिभूति देते हैं साथ में। और जब हम किसी को प्रतिभूति देते हैं तो या तो हम वो गिरवी रखता है कोई चीज, या तो फिर बंधक रखता है। अब गिरवी और बंधक भी दो अलग अलग चीज है, यानी अब आम भाषा में तो हम लोग गिरवी और बंधक का मतलब एक ही समझते हैं, लेकिन जो लॉ फील्ड से हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गिरवी क्या होता है और बंधक क्या होता है। जब हम कोई कर्ज लेते हैं और उसके बदले में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हम कर्ज लेने वाले के पास में, मतलब जो हमें कर्ज दे रहा है उसके पास में अगर हम अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, उसको सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, तो वो हो गया गिरवी। और अगर हम कोई अपनी अचल संपत्ति जो हमें रकम दे रहा है, उधार दे रहा है, उसके पास में रखते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो हो गया बंधक। तो आप ये भूलिएगा नहीं, गिरवी और बंधक का मतलब अलग अलग होता है। जब मूवेबल प्रॉपर्टी को हम सिक्योरिटी के तौर पे रख के पैसा उठाते हैं तो वो हो गया हमारा गिरवी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सिक्योरिटी के तौर पे रख के कुछ रकम उठाते हैं तो वो हो गया हमारा बंधक यानी मॉर्गेज। तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड डेप्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि जानना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे टर्म्स और छोटे छोटे वर्ड्स, यही तो है कि अगर हम इसको साथ में समझ के चलते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये क्योंकि हम जो अनयोज्य दावा पढ़ रहे हैं, ये अनसिक्योर्ड डेप्थ होता है कि जब हम बदले में किसी को कुछ, जब हम देते हैं किसी को कोई रकम तो बदले में कुछ नहीं लेते, इसीलिए इसको अप्रतिभूत ऋण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए जो है बी को 5,000 रुपए जो है प्रोमिसरी नोट लिख के दे देता है, यानी वचन पत्र पर लिख के देता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए अदा करता हूं। बदले में उसने कुछ नहीं लिया। अब जो ए बी के पास में क्लेम करेगा अपने 5,000 रुपए मांगने के लिए, तो वो उसका क्लेम यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है चल संपत्ति पर कोई हित जो दावा करने वाले व्यक्ति के कब्जे में नहीं होना चाहिए। तो जो चीज मेरे कब्जे में है ही उस पर हम दावा क्यों करेंगे भाई, जो मेरे पास है वो मेरी है, उस पर दावा करने की तो दरकार ही नहीं है। तो ऐसी कोई चल संपत्ति जो आपके कब्जे में नहीं है, उस पर आपका हित बनता है, आपका उस पर इंटरेस्ट है और उसके लिए आप दावा कर सकते हैं। तो ऐसा दावा जो है आपका अनयोज्य दावा कहलाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल है। ए नाम का आदमी है, वो बी को 100 बोरे गेहूं बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी डिलीवरी ए जो है बी को फ्यूचर में करेगा। बी को जो 100 बोरे गेहूं बेच रहा है वो फ्यूचर में उसको देना है। तो यहाँ पर बी जो है उसका 100 बोरे गेहूं में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। तो बी जो है ए से 100 बोरे गेहूं पाने के लिए दावा जो करेगा, वो यहाँ पर बी का दावा एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। ये हो गया। और जिस चीज के लिए आप दावा कर रहे हैं वो आपके कब्जे में नहीं होना चाहिए। अब कब्जा
और आधिपत्य दोनों अलग अलग चीज है। जब आपका किसी चीज पर कब्जा होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके मालिक ही बन जाएंगे, लेकिन जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आपका उस पर कब्जा भी होता है। तो कब्जा सिर्फ किसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, और टाइटल यानी आधिपत्य आपका मालिकाना हक भी है और आपका उस पर कब्जा भी रहेगा। तो चूंकि एक्शनेबल क्लेम हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा पोजीशन अब उस चीज पर नहीं है जो मैंने किसी को दे दी है, वही मुझे वापस पाना है और उसी के लिए यहाँ मुझे दावा करना है। और ऐसा दावा जो है आपका वास्तविक भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। वास्तविक मतलब कि साफ साफ दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव मतलब आणविक होता है कि कोई दिखा नहीं रहा लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि आपका दावा है, दिखता है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव जो है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर अभी मैं इसको डिफाइन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह का दावा आपका एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और दूसरा कि आप जब इस चीज एक्शनेबल क्लेम के लिए दावा करते हैं तो आपको उस चीज के लिए दावा करना है जो लिक्विडेटेड अमाउंट है। अब अमाउंट भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। ये भी आप कॉन्ट्रैक्ट और टॉट वगैरह पढ़े हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। लिक्विडेटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप पहले से निर्धारित करके रखते हैं, और अनलिक्विडेटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो पहले से निर्धारित नहीं होता, समय पर निर्धारित होता है। तो लिक्विडेटेड जो अमाउंट यानी डैमेजेस होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, और अनलिक्विडेटेड डैमेज आपको टॉट में मिलते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो सर्टेन मनी के लिए होता है, एक निश्चित रकम होती है और परिनिर्धारित होती है। लिक्विडेटेड अमाउंट होता है मतलब पहले से निर्धारित होता है। अब जब कोई किसी को कुछ पैसे उधार दे रहा है, जैसे 5,000 रुपए उधार दे रहा है, तो वो निश्चित अमाउंट है ना कि उसको 5 ही वापस लेने हैं, क्योंकि 5 ही पर उसका दावा है। तो एक्शनेबल क्लेम एक लिक्विडेटेड अमाउंट पर किया जाता है। एग्जाम्पल कि जैसे आप कोई एक व्यक्ति अपना मकान किसी दूसरे को किराए पर देता है, तो वो कुछ जैसे 10,000 रुपए महीने पर किराए पे दे रहा है, तो 10,000 रुपए ही उसको चाहिए होंगे। वही उसका लिक्विडेटेड अमाउंट उसका पहले से डिसाइड हो चुका है कि उसको इतने में ही अपना घर जो है किराए पे देना है। अब कुछ बुक के इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम में इलस्ट्रेशन टीपी एक्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है बिहार में जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिलवाएगा प्री में। और अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो इससे आपके 13 से 14 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आपको बिहार अगर निकालना है तो बहुत अच्छे से आपको प्री के लिए प्रिपेयर करना होगा। और प्री क्योंकि पहला स्टेज है, पहला स्टेज ही पार नहीं होगा तो फिर दूसरा मेंस आप कैसे दे सकेंगे। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, क ने ख से 10,000 रुपए ऋण लिया। ख का क से 10,000 रुपए प्राप्त करने का दावा एक अनुयोज्य दावा है और ये एक अप्रतिभूत ऋण है। यहाँ पे क ने ख को जो पैसे दिए 10,000 रुपए, तो ख ने कुछ रखा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये जो ख है इसने क को कुछ दिया है। तो जब कुछ दिया नहीं है तो ये अनसिक्योर डेथ हो गया, तो ये अनसिक्योर डेथ हो गया, तो ये अनुयोज्य दावा हो गया। ऐसा इलस्ट्रेशन आपको दे देगा और नीचे में ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि अनुयोज्य दावा है या नहीं है। दूसरा इलस्ट्रेशन, क ने ख से 10,000 रुपए का ऋण लिया और ऋण की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए, कि मतलब वो पैसा उसको मिले ही मिले, उसको यहाँ पे ख धोखा ना दे दे, अपनी 1 एकड़ जमीन जो है प्रतिभूति के रूप में दे देता है। ख का क 10,000 रुपए पाने का दावा अनुयोज्य दावा नहीं है और ये एक प्रतिभूत ऋण है। यहाँ पर जो आदमी पैसा ले रहा है वो बदले में अपनी 1 एकड़ जमीन भी रख रहा है। तो जैसे ही उसने अपनी जमीन यहाँ पे रख दी तो ये बंधक हो गया। मैंने आपको बताया था कि अचल संपत्ति को जब हम सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं तो वो बंधक होता है। तो यहाँ पर जब उसने अपनी संपत्ति बंधक में रख दी तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। ए का 20 से ये पाने का दावा एक्शनेबल क्लेम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जमीन जो है प्रतिभूति के तौर पे रख दी। क 200 क्विंटल बासमती चावल की आपूर्ति के लिए एक संविदा ख से करता है।
यानी ए को चावल चाहिए, बासमती चावल 200 क्विंटल, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे ख यानी बी नाम के आदमी से। क निश्चित तिथि पर चावल की आपूर्ति नहीं कर पाता, फलस्वरूप ख को क्षति उठानी पड़ती है। जब डिलीवरी बी को टाइम से नहीं मिली ख को, तो उसको दिक्कत हो गई, नुकसान हो गया। ख क्षतिपूर्ति का दावा करता है। ख यहाँ पे क से कहता है कि अब जो नुकसान मुझे हुआ उसकी भरपाई तुम करो। तो ख का क्षतिपूर्ति का दावा यहाँ पे अनुयोज्य दावा नहीं है। अब क्षतिपूर्ति का दावा अनुयोज्य दावा नहीं है, ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्यों नहीं है। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिक्विडेटेड अमाउंट की बात हो रही है, और यहाँ पर बी को जब चावल नहीं मिलेंगे तो उसको कितना नुकसान होगा ये बी को पहले से नहीं पता है। जब उसको नहीं मिलेगा तब ना उसको पता चलेगा कि उसको अब कितना नुकसान होने वाला है। और बी को ये भी नहीं पता है, यानी ख को यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि ए उसको 200 क्विंटल बासमती चावल की आपूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। अब जब नहीं कर पाएगा तभी ना उसको पता चलेगा कि अब मेरा इतना नुकसान हो गया। तो जो चीज पहले से निर्धारित नहीं है वो एक्शनेबल क्लेम हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो सर्टेन अमाउंट देते हैं, और यहाँ पर बी दावा नहीं कर सकता ए से कि वो जो नुकसान हुआ है वो उसको दे, क्योंकि यहाँ पे क को भी नहीं पता है कि वो डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे वो डिलीवरी ना कर पाए, उसके बस में ही नहीं वो डिलीवरी करना। तो न क को पता है न ख को पता है कि बाद में नुकसान कितना होने वाला है। तो जब नुकसानी के बारे में पहले से पता नहीं है तो ये हो गया अनलिक्विडेटेड अमाउंट, जो पहले से निर्धारित नहीं है, और जो निर्धारित होता है उसी के लिए आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन और है। ब को 200 क्विंटल गेहूं 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने के लिए संविदा करता है। ब का उस माल यानी 200 क्विंटल जो गेहूं है में लाभप्रद हित है। ये अनसिक्योर्ड डेथ के नीचे जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि चल संपत्ति में जो लाभप्रद हित है, तो यहाँ पर जिसको चावल चाहिए गेहूं चाहिए 200 क्विंटल, उसका लाभप्रद हित है। उसमें क्या है कि जब वो गेहूं ले लेगा तो उसको कुछ जरूरत होगी तभी ना भाई उसको गेहूं चाहिए। तो यहाँ पे ये एक अनुयोज्य दावा है, क्योंकि चल संपत्ति में आपका जो लाभप्रद हित होता है वो एक अनुयोज्य दावा होता है। अब बुक में पूरी लिस्ट दी हुई है कि क्या एक्शनेबल क्लेम है और क्या नहीं है, ये आप लोग खुद से पढ़िए, बार बार रिवीजन दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि मतलब दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि ये एक्शनेबल क्लेम है ये नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं प्री में कि इसमें से बताइए कि कौन सा एक्शनेबल क्लेम है और कौन सा नहीं, वहां पे कंफ्यूजन होता है। और बाकी बहुत कुछ ऐसा है, ये एक्शनेबल क्लेम है ये नहीं है, वो सब रेयरेस्ट पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो आपको पहले भी सलाह दे चुकी हूँ कि आप बुक पर अपनी कमांड बनाइए, क्योंकि आपको बुक अगर नहीं समझ में आती है तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो बैरेक भी आपको समझ में नहीं आएगी, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि एक्शनेबल क्लेम एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है, यानी अप्रतिभूत ऋण है। अब ये भी जान लेना चाहिए कि अप्रतिभूत ऋण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका मतलब क्या है, कितने तरीके के होते हैं अनसिक्योर्ड डेब्ट। पहला है वर्तमान, दूसरा है प्रोधामान, तीसरा है सशर्त और चौथा है समाश्रित। तो वर्तमान ऋण ऐसा ऋण है जो आपको तत्काल देना है, मतलब अभी ही देना है, जल्द से जल्द चुकाना है। और प्रोधामान का मतलब है कि अभी आपको देना नहीं है, फ्यूचर में देना है। और सशर्त और समाश्रित मतलब किसी निश्चित घटना, शर्त तो है ही, शर्त लगा के ही है कि किसी निश्चित घटना के घटित होने या नहीं होने पर, कि जब कोई घटना घटेगी, तो समाश्रित का मतलब ही यही होता है कि जब कोई घटना घटेगी तब देंगे, जब कोई घटना नहीं घटेगी तो नहीं देंगे, ऐसा उनमें आपस में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कंटीजेंट। तो इसका एग्जाम्पल एक एक देके मैं आपको समझाती हूँ। वर्तमान का मतलब होता है कि जब मैंने किसी को अपना मकान अगर किराए पे दिया है और मुझे उसका किराया वसूल करना है, तो ये मेरा वर्तमान ऋण हो गया। प्रोधामान का मतलब होता है कि अभी आपको नहीं देना है, आपको फ्यूचर में देना है। जैसे कि मेंटेनेंस रकम, कि कोई मेंटेनेंस के लिए जो क्लेम करता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी अपने पति से क्लेम कर रही है, या कोई माता पिता अपने बेटे से क्लेम कर रहे हैं, या माता पिता अपनी बेटी से क्लेम करते हैं मेंटेनेंस अमाउंट के लिए, तो ये हो गया उनका अप्रतिभूत ऋण,
की कैटेगरी में चला गया। सशर्त और समाश्रित का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये अप्रतिभूत ऋण जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। और एक्शनेबल क्लेम में बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत डीप में पढ़ना है। जितना डीप में पढ़ना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। सब कुछ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बोला है। तो आप क्या है कि आप इस पॉइंट को जानिए और उसको अच्छे से बुक में देखिए और लेक्चर को मेरे बार बार सुनिए, जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आज का लेक्चर समझाने में आपको सफल हुई हूँ। आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन करता है तो नहीं कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो मत कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तो अनलाइक कर दीजिएगा। लेकिन एक बात और जो मैं आपको रिक्वेस्ट करके कहूंगी कि प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सुन रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है तो उन स्टूडेंट्स को भी ये फायदा करवाइए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको बुक समझ में नहीं आती है। क्या होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट, क्या होता है सिक्योर्ड डेब्ट, गिरवी क्या होता है, बंधक क्या होता है, लिक्विडेटेड क्या होता है, अनलिक्विडेटेड क्या होता है, कब्जा क्या होता है, अधिपत्य क्या होता है। इसको जानने में दिक्कत अगर होती है तो वो लेक्चर को सुनेंगे और उनको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद सेक्शन 3 की एक डेफिनेशन और बचेगी, और वो है लास्ट डेफिनेशन, सूचना, जो कि मैं अगले वीडियो में आपसे लेके मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय और गुड नाइट। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है और मुझे और किस सब्जेक्ट पर वीडियोस बनाने चाहिए।